नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं और आपने अब तक अपना कीमती समय मुझे दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे ईशांत को उसकी बेटी का लिखा हुआ सारा लेटर मिलता है और वो उसे पढ़ने लगता है। उस लेटर में जो कुछ लिखा होता है वो बहुत ही शॉकिंग होता है ईशांत के लिए। जैसे कि जब उसने ये जाना कि ईशांत और इंद्रानी और वीरेंद्र तीनों ही जब कॉलेज टाइम पे थे मेडिकल के, तो उस टाइम पे उन तीनों के बीच जो बॉन्ड बना उसमें वीरेंद्र को इंद्रानी से प्यार हो गया और इंद्रानी ने उसे मना किया। उसे कहा कि तुम किसी के साथ सो सकते हो पर किसी के हो नहीं सकते, और मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो कभी भी किसी के साथ लॉयर नहीं है। ये जानकर वीरेंद्र का दिल टूट जाता है और वो उसे बिल्कुल दूर चला जाता है, अलग ही जोन में चला जाता है। वो अपने मेडिकल की पढ़ाई करता है, गायनोकोलॉजिस्ट की, और अपना सारा टाइम पढ़ाई लिखाई ये सब में ही चला जाता है उसका। वो इंद्रानी से फिर कभी नहीं मिलता, लेकिन वो अंदर ही अंदर इंद्रानी से बहुत गुस्सा रहता है और वो ये खुद से कहता है कि वो सिर्फ ईशान से इसलिए प्यार करती है क्योंकि वो उसके ही डिपार्टमेंट का लड़का रहता है। क्योंकि इंद्रानी और ईशान दोनों ही साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ इंद्रानी साइकोलॉजिकली डॉक्टर बनती है और ईशान रिसर्चर बनता है। और दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट के होने की वजह से और बचपन से साथ रहने की वजह से इंद्रानी को ईशान से बहुत प्यार होता है, लेकिन ईशांत को इंद्रानी से उतना प्यार नहीं रहता। वो बस उसे पसंद करता है एज अ फ्रेंड। लेकिन जब इंद्रानी उसे शादी के लिए कहती है कॉलेज के बाद, तो इंद्रानी की बातें सुन ईशांत मना भी नहीं करता और वो दोनों शादी कर लेते हैं। वीरेंद्र ये सब जानता था और इस वजह से उसके मन में बहुत गुस्सा भी भर गया था और उसे ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि इंद्रानी ने उसे छोड़कर वीरेंद्र को चुना, सिर्फ इस वजह से कि वो दोनों एक ही साथ के बैचमेंट थे, जो इस ईशांत को पता ही नहीं था। और इंद्रानी के प्रेगनेंसी के टाइम पे वीरेंद्र ने ईशान के कहने पे उसका ध्यान तो रखा था, लेकिन साथ में उसने इंद्रानी को ऐसे इंजेक्शन दिए थे, जो इंजेक्शन उसने खुद ही बनाए थे, डीएनए को चेंज कर करके, इंसानी डीएनए को पूरी तरीके से बदल के और अलग अलग लोगों के डीएनए को रीजनरेट करके उन्होंने ऐसा एक फार्मूला बनाया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, पर उसकी वजह से माँ को इंजेक्शन वो हर 6 महीने के बाद ही वो देने लगे। और जब मेरी माँ 9 महीने की हुई तो उन्हें जब लेबर पेन हुआ तो उस टाइम पे वो हॉस्पिटल तो ले गए, लेकिन मेरी माँ पे उनका एक गुस्सा था। गुस्सा इस बात का कि उन्होंने आपको पसंद किया, मेरी माँ को नहीं। इस गुस्से में उन्होंने मुझे तो इस दुनिया में मेरी माँ लेकर आई, लेकिन उन्होंने माँ को मार दिया। वो चाहते तो माँ बच जाती, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं बचाया। उस लेटर को पढ़कर ईशांत कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। फिर वो शब्दों से बात करने लगते हैं और वीरेंद्र को ये सब सुनाई दे रहा होता है, जहाँ ईशांत कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें ये सब बकवास बातें किसने कह दी? हाँ, मैंने खुद देखा था। इंद्रानी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, क्योंकि तुम जब उसके पेट में थी तो तुम उसके शरीर में अचानक से खून की कमी होने लगी। और अगर वीरेंद्र ने तुम्हारे ऊपर अलग तरह के रिसर्चेस किए हैं, करने के लिए इंद्रानी को अलग तरह के इंजेक्शन दिए हैं, तो मुझे बताओ तुम में ऐसा क्या बदल गया? तुम्हारे तो हाथ पैर से इंसानों जैसे ही हैं, तुम में ऐसे कौन से बदलाव आए? कुछ भी तो नहीं हुआ है। ना तुम नीली रंग की हो, ना अलग थलग इंसानों जैसी दिखती नहीं हो, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आपने मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि मुझे नहीं पसंद तुम्हारा बाहर जाना, तुम्हारा एग्जिस्ट करना मुझे पसंद नहीं। क्या इसलिए अपने माँ को भी छोड़ दिया? क्या मतलब? यही कि आपने कभी माँ को प्यार किया ही नहीं। माँ आपके लिए बस एक सब्स्टिट्यूट थी। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? यही
कि आपने कभी उनसे प्यार नहीं किया और आपने हमेशा उन्हें बस अपनी गर्लफ्रेंड की जगह रखा। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? वही आपने कहा ना कि मैं इंसानों जैसी नहीं हूँ। अलग कैसे हो गई? मुझे अलग थलग दिखना चाहिए था ना। अगर मुझ पे रिसर्च हुआ है तो, मुझ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है तो मैं बता रही हूँ जो मुझे दिख रहा है आपकी आँखों में। क्या मतलब? यही कि मैं आपके दिमागी क्षमता से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। आपको देखना है? वो तुरंत एक चेयर को उसके पिता के सामने लाकर रख देती है घिसका कर और कहती है बैठ जाइए। उसके पिता ये देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं तुम पागल हो? तुमने ये कैसे किया? क्या तुम सच में तुम ये सब कर सकती हो? आपके दोस्त ने मेरे साथ जो किया, मेरी माँ के साथ जो किया, आपको उस पर ध्यान देने चाहिए। आप तो यहाँ खुशी के मारे झूम रहे हैं। ऐसा क्यों है कि आपको मेरी माँ की मौत के बाद भी कोई अफसोस नहीं हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे अफसोस हुआ है। आप झूठ कह रहे हैं। आप इसलिए मुझसे नहीं मिलने आए क्योंकि आपको मैं मनहूस लगी, बल्कि आप इसलिए मुझसे मिलने नहीं आए क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट आपसे दूर चला गया। आप किसी और से स्कूल टाइम से ही प्यार करते थे। मेरी माँ इंद्रानी, आप और एक और लड़की थी जो मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड थी। आप तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मेरी माँ की जगह आप उन्हें पसंद करते थे। लेकिन स्कूल ख़त्म होने के बाद जब सभी लोग अपने अपने कॉलेजेस जाने वाले थे, उससे पहले आपने उस लड़की को प्रपोज़ किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया तो आपने अपने अपने उन्हें जलाने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए आपने मेरी माँ से शादी की। उन्हें इनवाइट किया, उन्हें बताया कि देखो तुमने मुझे रिजेक्ट किया पर मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ ही शादी कर ली है ना। आपने ऐसा जानबूझकर किया और मेरी माँ को लगा कि आप उनसे प्यार करते थे। मेरी माँ कितनी भ्रम में थी और आपने उनके साथ बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। आपने उन्हें बहुत दुख दिया। आपने उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी की और आपने उन्हें फोर्स किया बच्चा अवॉर्ड करने के लिए। आप चाहते थे कि मैं इस दुनिया में ना आऊँ, लेकिन जब मेरी माँ नहीं मानी तो आपने उन्हें ये करने दिया, लेकिन साथ में आपने मेरी माँ को वार्न किया कि इसके आने के बाद भी हमारे बीच का रिश्ता नहीं बदलेगा। मैं जो चाहे वो करूँगा और तुम मुझे रोकोगी नहीं। आप मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी करते थे। आप बहुत बुरे हैं और इसलिए आप मेरी माँ को डिज़र्व भी नहीं करते थे। और मेरी माँ मर गई क्योंकि आपने उन पे ध्यान नहीं दिया। जब मेरी माँ अपने आखिरी समय तक थी तब भी आपने उन पे ध्यान नहीं दिया। जब वो 6 मंथ की थी तब भी आपने उन पे ध्यान नहीं दिया। वो आपको बुलाती रहती थी कि मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करो, लेकिन आपको प्यार भरी बातें करनी तो आती ही नहीं थी, या फिर ये कहूँ कि आपका सारा प्यार आपकी गर्लफ्रेंड के लिए था और आपने मेरी माँ को प्यार भरी बातें कभी की ही नहीं। मेरी माँ ने बस आपका इंतज़ार किया, लेकिन आपने कभी भी मेरी माँ की तरफ नहीं देखा। आप बहुत बुरे हैं। आपकी आंखों में देखकर मुझे समझ आ गया आप डिज़र्व ही नहीं करते, ना मेरी माँ के प्यार को, ना मुझे। दादू, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और कभी नहीं आऊँगी। इस आदमी से तो मिलने बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू दादू, आपने मुझे इतना पाला पोसा, इतना बड़ा किया। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप अपने बेटे को माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये आपको बेटा बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता किसी का साथ, और शायद इसलिए मेरी माँ ने भी इन्हें छोड़ दिया।
बस मैंने क्या गलती की जो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी माँ मुझसे दूर चली गई सिर्फ़ इन दो दोस्तों की वजह से, और मैं इन दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। एक जो पिता के नाम पे पिता कभी बन नहीं पाए, क्योंकि उन्हें तो पिता बनना आता ही नहीं। दादू, मैं जा रही हूँ। तभी वो जाने लगती है तो उसकी दादी दही चीनी लेकर आती है और कहती है, मुझे सब पता चल गया मेरे बच्चे। दही चीनी खाकर जा, अपने सफ़र की शुरुआत कर। अपने दादा दादी को माफ़ कर देना और अपना ख्याल रखना। और हाँ, अपने नाना घर में ना ऐसे माइंड रीड मत करना, क्योंकि वो डर जाएंगे। जी दादी, मैं उनके पास अच्छे से रहूँगी। फिर वो दही चीनी खिलाती है और कहती है जाने के लिए। स्नेहा जा ही रही होती है कि दरवाजे पे वीरेंद्र आता है। वीरेंद्र को देख स्नेहा कहती है, आपकी ही कमी थी, आइए। क्या लेने आए हैं आप? मुझ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे लेने आए हैं, या फिर मेरे पिता को सज़ा देने आए हैं? तुमने जो कहा वो झूठ है ना? क्या झूठ है और क्या सच, ये आप दोनों दोस्तों को अच्छे से पता होगा। एक दूसरे के साथ बात कर लीजिए। जिस पर वीरेंद्र कहता है, तुम झूठ कह रही हो। नहीं, मैं तो झूठ नहीं कह रही, मैं तो सच कह रही हूँ। और ये भी कि आप दोनों ने मिलकर मेरी माँ को मारा। आप मेरी माँ से प्यार करते थे ना? फिर आपने उनके ऊपर रिसर्च कैसे कर दिया? उन पे एक्सपेरिमेंट क्यों किया? सिर्फ कुछ अचीवमेंट्स के लिए? और उधर मेरे पापा, जिन्होंने कभी उनसे प्यार ही नहीं किया, बस उन्हें एक ट्रॉफ़ी की तरह रखा और उसे अपने हिसाब से उन्हें ट्रीट किया। जानवरों से भी बदतर उन्होंने मेरी माँ के साथ अत्याचार किए। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और आप मेरी माँ का ख्याल रखने के नाम पर उन्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की, और मेरी माँ ने आप पे यकीन भी शायद किया होगा, लेकिन आपने तो उन्हें मार ही दिया। आप कैसे इंसान हैं? आप दोनों ही इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। इंद्रानी की बातें ईशान स्नेहा कर रही होती है, जहाँ उधर से उसके पिता ईशांत भी आ जाते हैं। और ईशांत वीरेंद्र से कहता है, क्या तुम उसे कॉलेज लाइफ से प्यार करते थे? जिस पर ईशांत की ऐसी बातें सुन वीरेंद्र कहता है, अगर मैं उसे कॉलेज में प्यार भी करता था तो वो तो तुम्हें स्कूल से प्यार करती थी। तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? तुमने उसे सब्स्टिट्यूट बनाया। हाँ, तुम किसी और से प्यार करते थे और उसे दिखाने और उसे जलाने के लिए तुमने इंद्रानी से शादी की। और मैं पागल, मुझे लगा कि शायद तू भी उससे प्यार करता है, वो भी तुझसे प्यार करती है, तो तुम दोनों खुश हो। मुझे गुस्सा आ रहा था कि उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना, इसलिए मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे एक्सपेरिमेंट करना था एक बच्चे पे, उसकी दिमागी क्षमता पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस पे ही एक्सपेरिमेंट कर दूँ। तुमने उसे एक्सपेरिमेंटल पीस कैसे बना दिया? उसे पूछा, उसे बताया? अगर पूछा होता तो क्या वो हाँ कहती? नहीं कहती ना। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। उसने मेरे साथ गलत किया था, इसलिए मैंने भी उसके साथ गलत किया। लेकिन तूने उसके साथ कैसे गलत कर दिया? तू तो उससे प्यार करता था ना? प्यार तो तू भी करता था, फिर तूने ऐसा क्यों किया? आप दोनों ही बुरे हैं, बहुत बुरे।
तभी स्नेहा को वीरेंद्र की आंखों में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख करके वो दोनों के झगड़े के बीच में कूद जाती है और कहती है, मुझे बताइए मेरी माँ कहाँ है। ये सुनकर तो ईशांत के जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और कहता है, क्या मेरी बीवी ज़िंदा है? हाँ, अगर वो ज़िंदा है तो तूने मुझे बताया नहीं, तूने मुझसे छिपा कर रखा। वो उसे एक घूंसा मार देता है और फिर कहता है, अगर तेरी बीवी ज़िंदा भी होती है तो तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तूने तो उसे सब्स्टिट्यूट बना कर रखा था। फिर उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, तुम दोनों ही बहुत बुरे हो और बेकार हो, तुम दोनों ने ही मेरी बहू के साथ गलत किया। जिस पर स्नेहा बहुत गुस्से में आ जाती है। स्नेहा का गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि घर की दीवारों में क्रैक आने लगता है और घर की दीवारें, जो महल जैसी घर था, वो एकदम से खंडहर में बदलने लगता है। जिस पर उसकी दादी उसे शांत करती है की कोशिश करती है और कहती है, गलती तो यहाँ सबकी है। मेरी माँ से किसी ने प्यार नहीं किया, मेरी माँ ने सबसे प्यार किया, लेकिन किसी ने मेरी माँ से प्यार नहीं किया। अरे उन्हें तो किसी ने इंसान भी नहीं समझा। तुम लोग सब बहुत बुरे हो। मुझे लगा कि मैं बुरी हूँ। मुझे जन्म देते हुए मेरी माँ मर गई। मेरे पापा सही कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ। मेरी माँ की मौत की वजह मैं खुद को मानती थी, पर फिर मुझे पता चला कि मेरी माँ की मौत तो हुई ही नहीं थी, बल्कि मेरी माँ को तो मरता हुआ छोड़ दिया गया था और उन्हें छोड़ने वाला कोई और नहीं, उनका आशिक था। वो आशिक जिसने कहा था कि वो उसे बेइंतहा प्यार करता है। ये प्यार था। हाँ, ये प्यार था। क्या प्यार में अपने प्यार को मरता हुआ छोड़ देना चाहिए? और वो इंसान जिसे मेरी माँ ने बहुत प्यार किया, उस इंसान ने जिसके प्यार के लिए मेरी माँ ने उसे छोड़ दिया जिसे वो प्यार करती थी, मतलब जिसने उन्हें प्यार किया। सच में आपने प्यार किया, लेकिन आपने मरता हुआ उन्हें छोड़ दिया। और मेरी माँ जिसे प्यार करती थी, उसने तो उनकी कभी कदर ही नहीं की। हाँ, कमाल है। आप दोनों दोस्त ही बहुत बुरे हैं। एक मेरा बाप है और एक मेरे अंकल हैं, दोनों ही बहुत ही घटिया हैं। और दोनों ने मुझ पे रिसर्च करने के बारे में बात मैंने की अपने बाप से, तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें ठीक करूँ, मैं तुम पे रिसर्च करूँगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। अरे मैं जैसी हूँ वैसे मुझे अपनाने में आपको इतनी दिक्कत हो गई क्यों? मुझे अपनाने में इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है आपको? एक तो आपने कभी मुझे अपनाया नहीं, और अब जब आपके दोस्त ने मुझ पे रिसर्च किया, ये पता चला, जब मेरे माइंड पावर के बारे में पता चला, तो आप मुझे एक्सपेरिमेंटल पीस बना दिया। कमाल है आप दोनों का। क्या मैं आप दोनों के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल पीस हूँ और कुछ नहीं? क्या मेरे कोई इमोशंस नहीं है? आप दोनों ही बहुत बुरे हैं। मुझे लगा इस घर में सिर्फ मुझे मेरे दादा और दादी मुझसे प्यार करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी मुझसे डरते हैं। उन्हें डर लगता है, उनकी आंखों में मुझे डर दिखता है। उन्होंने अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दी, जिसकी वजह से मेरी माँ मर गई, है ना? उसकी दादी कहती है, हाँ मेरी गलती है, मैंने अपने बेटे को अच्छे से परवरिश नहीं की। पर तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे दादा बीमार हैं, तुम्हें इस तरह देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। उन्हें बुरा नहीं लगेगा, उन्हें डर लगेगा। और यहाँ पे सभी लोग मुझसे डर ही तो रहे हैं, और साथ में मुझे कुछ लोग रिसर्च लैब में ले जाना चाहते हैं, मुझे काट पीट के देखना चाहते हैं कि मैं इंसान जैसी दिखती हूँ भी या मैं इंसान हूँ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।